नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है खरीदी हुई दुल्हन। 40 साल के किशन का दिल अपने कमरे में जाते समय 26 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी। शरीर में जुरजुरी सी पैदा हो रही थी। आज उसकी सुहागरात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया कि इसकी हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह कविता को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 12 साल पहले जब छोटी बहन हेमा की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो था। तो क्या ऐसे किसी ने हेमा के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों कविता को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसको जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए किशन ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत कविता बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर किशन को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोचकर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर कविता से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि कविता तो उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। किशन सकुचाया सा बैठ के एक कोने में बैठ गया। कविता थोड़ी देर तो किशन की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई, उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से किशन के हाथ कविता के इर्द गिर्द लिपट गए। कविता ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। कविता ने किशन के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो किशन बावला सा हो उठा। उसके बाद तो किशन को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। कविता ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया। किशन का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। एक ही रात में किशन तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज कविता ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह किशन ने बेफिक्री से सोती हुई कविता को नजर भरकर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कद काठी, रंग रूप, चेहरा मोरा, सभी कुछ। मगर फिर भी जो रात को खास बात हुई थी उसे याद करके किशन मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कविता जैसी भी थी, किशन से तो 21 ही थी। किशन का गहरा सांवला रंग, मोटाया हुआ शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में किशन के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी, अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए किशन भी अपनी माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर में, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए। चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। किशन की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों और वह रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें किशन के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन किशन की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियाँ करवाने का काम करता था।
उसी ने उन्हें कविता के बारे में बताया और किशन से उसकी शादी करवाने के एवज में 30,000 रुपए की मांग की। किशन अपनी माँ और बुआ के साथ कविता से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की कविता अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन मुन्नी। कविता की 2 बड़ी बहनें भी उसकी ही तरह खरीदी गई थी। 23 साल की युवा कविता उम्र में किशन से लगभग 16-17 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोच कर ही किशन हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर भी हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, कविता को देखने के बाद किशन ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा किशन का परिवार ही उठाएगा और साथ ही कविता के परिवार को 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 1 लाख रुपए एडवांस देकर किशन और कविता की शादी का सौदा तय हुआ और जल्द ही घर के 4 जने जाकर कविता को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के कविता उसकी पत्नी बन गई। कविता निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए किशन के घर के ठाट बाट देखकर वह बहुत चक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर कविता को इसका न तो कोई अफसोस था और न ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था, बल्कि वह तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता और कुत्तों को खिलाया जाता। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिसके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अगर मैं किशन के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कविता ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की। यदि मैं किशन की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोचकर कविता खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक कविता रोज दिन में 2 बार किशन को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर किशन को उसके इंतजार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह किशन को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से किशन को यह महसूस करवाती कि वह उसकी जिंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है। और हर रात वह किशन को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी किशन को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण किशन उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो किशन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते। वही उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो किशन हीन भावना का शिकार होने लगा। मगर कविता ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि किशन उसकी सारी दुनिया है। कविता के साथ और प्यार से किशन का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। कविता को पाकर किशन ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन कविता की माँ का फ़ोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में कविता ने किशन की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, माँ से मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, तो माँ से ले लो ना। किशन ने उसे पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी, वह भी हक से। कहते हुए कविता ने किशन के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। किशन ने निहाल होते हुए उसे 10,000 रुपये थमा दिए और फिर कविता को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। कविता 15 दिनों के लिए मायके गई थी,
मगर 5 दिनों बाद ही किशन को उसकी याद सताने लगी। कविता की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन कविता का तत्काल का टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। कविता भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद किशन की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब कविता हर महीने किशन से 10-15 हजार रुपए लेकर अपने मायके भेजने लगी। कविता ने किशन से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपने बहनों और भाइयों के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। कविता के प्यार का नशा किशन के सिर चढ़कर बोलने लगा, सैयां बे कोतवाल तो अब डर काहे का। घर में कविता का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देख किशन की मां को न चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। किशन की मां उसे कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि कविता ने उन्हें भी एहसास करवा दिया कि उसने किशन से शादी करके किशन सहित उनके पूरे परिवार पर बड़ा एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन कविता ने किशन से बड़े ही अपनेपन से कहा, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। किशन ने प्यार से कविता को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कई पेच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। कविता ने बालों की लटों को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, मेरी जान, मेरे तन मन और धन सब की मालकिन हो तुम। किशन ने उसे बाहों में भरते हुए कहा और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में कविता को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां कविता ने किशन के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उससे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं मां बनने के बाद कविता के रूप और यौवन में आए निखार ने किशन की रातों की नींद उड़ा दी। किशन को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह कविता की शारीरिक जरूरत पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह कविता की हर भौतिक जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। किशन आंख बंद करके कविता की हर बात मानने लगा था। कविता बेशक किशन की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ किशन को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकती कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिराकत से देखते, तब यही किशन कैसे उसकी डाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता। उसकी सास ने भी उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। कविता ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया। कविता ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच किशन की मां चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कविता ने अपने माँ पापा और छोटी बहन मुन्नी को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल किशन के घर में आया जिसने कविता से उसकी शादी करवाई थी। मुन्नी को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगी लड़की की? किसी को जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। कविता ने फुंकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने कविता पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी। मैं तो बिना सहारे की बेल थी, जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर मुन्नी के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त है। कुदरत ने उसे किशन के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, किशन को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। कविता ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया।
वहीं पीछे खड़ा किशन मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में कविता के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।